तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और अब अगला चैप्टर जो है उसमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग सबसे अब देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पिछले चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग को एक ब्रीफ व्यू देखना था रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों को एक ब्रीफ व्यू में देखे थे हम लोग कि प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है और एनिमल में कैसे होता है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में डिटेल पढ़ना है प्लांट के बारे में। और प्लांट के बारे में, प्लांट तो बहुत सारे होते हैं, जैसे हम लोग लोअर प्लांट बोलते हैं, हायर प्लांट बोलते हैं। तो जो यहाँ पर रिप्रोडक्शन पढ़ना है वो मेनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पढ़ना है, जो हायर प्लांट्स में आते हैं। तो एक्चुअल में ये जो रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे भी फ्लावरिंग किसको बोलते हैं, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ही फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। तो यहाँ से भी ये क्लियर आउट है कि हम लोग रिप्रोडक्शन किस में पढ़ने जा रहे हैं, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पढ़ने जा रहे हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग जो लास्ट में फर्स्ट चैप्टर का जो कई वीडियो देखे उस पर हो सकता है नोट्स बनाने में दिक्कत हो, इसलिए यहाँ पे हमने सोचा है कि ये जो भी पढ़ेंगे इसका नोट्स एक पीडीएफ के रूप में लिंक कर दिया जाएगा, इसी के साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो आप नोट्स बनाने के लिए एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के मदद से आप नोट्स बना सकते हैं। तो अब देखें हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या हम लोग को यहाँ पर डिटेल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टॉपिक फॉर स्टडी की अगर बात करें, हम लोग टॉपिक फॉर स्टडी क्या क्या हम लोग को इस टॉपिक में स्टडी करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद फिर देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करेंगे। फ्लावर, इसके बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन, इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एंथर की बात करेंगे। इसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं हम लोग, एंथर का स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। इसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, इसके बाद माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। इसके बाद ये तो मेल पार्ट हो गया, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करते हैं। इसी तरह से सिमिलर हम लोग वही बाद में फीमेल के लिए भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा लिंक करेंगे पिछले चैप्टर से। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे मोनोसियस, डायोसियस, यानी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। उसमें आपको बताया गया था सेक्स के बारे में, यानी बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस और डायोसियस। तो ऐसा मानते हैं कि आप लोग जानते होंगे मोनोसियस क्या होता है, डायोसियस क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है। तो अब हम लोग देखें यहाँ पे सबसे पहला टर्म हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वो है रिप्रोडक्शन। क्या है वो? रिप्रोडक्शन है। फिर से यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह का क्या होता है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि उस ऑर्गेनिज्म का, यानी उस स्पीसीज़ का जनरेशन मेंटेन हो सके। यहाँ पे जैसे बहुत सारे इस अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे स्पीसीज़ हैं, और ये हम लोग ऐसा जानते हैं कि ये बहुत पुराना है, यानी बहुत सालों से इस अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो इनकी जनरेशन टू जनरेशन आखिर ये कैसे अपने आप को मेंटेन किए हैं, तो वही एक प्रोसेस है जो किसी भी स्पीसीज़ को इस बायोस्फीयर की बात करें तो यहाँ मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे ये वो कौन सा है?
रिप्रोडक्शन है। ये एसेंशियल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि वो अपना स्पेसीज को इस अर्थ प्लैनेट पे मेंटेन कर सके। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफाइन करने की बात करें तो रिप्रोडक्शन को डिफाइन करें, अगर इरेज करने के बाद देखते हैं इसे। Process by which any organism produce young ones of its similar type। अपने ही टाइप का क्या होता है, यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। अब ये रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है, तो इसकी एसेंशियलिटी की बात हम लोग अगर करें तो एसेंशियल इसलिए है क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन करता है। तो रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन मेंटेन स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसलिए ये एसेंशियल है क्योंकि रिप्रोडक्शन ही एक प्रोसेस है जो किसी भी स्पीसीज को जनरेशन टू जनरेशन क्या कर रहा है, उसे मेंटेन कर रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सबसे पहले स्टडी करने वाले कौन थे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले स्टडी करने वाले थे वो आर कैमेरेरियस। इन्होंने सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी किया यहाँ पे। ये रिप्रोडक्शन, और इन्होंने बताया कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जस्ट फ्यूजन ऑफ गैमेट की बात किया इन्होंने। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमेट का फ्यूजन होता है। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किए थे। हो रहा है क्लियर ही। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे धीरे धीरे टॉपिक की तरफ। तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि ये रिप्रोडक्शन उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। अच्छा, तो उन्होंने सबसे पहले जो सिलेक्ट किया था, जो प्लांट सिलेक्ट किया उन्होंने, उस प्लांट का नाम था कैप्सेला। कौन सा प्लांट था वो, कैप्सेला प्लांट था वो। इसको शेफर्ड पस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, शेफर्ड पस भी कहते हैं इसे। ये तो इसी प्लांट पे उन्होंने क्या किया, अपना स्टडी किया और बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये तो कैप्सेला, या उसी को क्या बोलते हैं, शेफर्ड पर्स भी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे कि अगर कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये भी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। वो कौन सा पार्ट होता है, तो वो है फ्लावर, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे जानेंगे फिर से एक बार, क्या, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कौन होता है, वो होता है फ्लावर। अब फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, ये क्या हो सकता है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, आइदर मेल एंड फीमेल पार्ट होंगे। यहाँ क्या होगा, तो मेल एंड फीमेल बोथ। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। अगर मेल पार्ट सिर्फ है या फिर फीमेल पार्ट सिर्फ है तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। इसी तरह से पिछले चैप्टर में हम लोग जाने थे, दो और टर्म था, एक था मोनोसियस। अब इसमें ये एक्चुअल प्लांट के लिए टर्म यूज़ करते हैं। ये टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं,
तो ये यूज़ करते हैं किसके लिए? प्लांट के लिए। अब प्लांट क्या हो सकता है? मोनोसियस हो सकता है या प्लांट डायोसियस हो सकता है। क्या हो सकता है? ये डायोसियस। तो ये दोनों ही टर्म हम लोग प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। तो मोनोसियस में क्या होगा? तो वैसे प्लांट जिसपे मेल एंड फीमेल दोनों ही फ्लावर होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोसियस कहते हैं। डायोसियस किसको कहेंगे? तो फिर से वही होगा, आइदर मेल और फीमेल, कोई एक ही होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डायोसियस कहेंगे यहाँ पे। तो ये था मेल और फीमेल प्लांट को हम लोग कहते हैं मोनोसियस और डायोसियस। कब कहा जाएगा? ये कंडीशन था यहाँ पे। ये अब ये जो फ्लावर्स है इसमें अगर ये बाइसेक्सुअल होगा तो इसके पास मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें एक टर्म मेल पार्ट कौन सा होता है और फीमेल पार्ट कौन सा होता है। तो मेल को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं जैसे एंड्रोसियम एंड गायोसियम। तो मेल को यहाँ पे एंड्रोसियम और फीमेल वाले पार्ट को गाइनोसियम कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मेल वाले पार्ट का ही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख ले कि एक फ्लावर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो इस ढंग से अगर दिखाएं हम लोग ये पार्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे एक टिपिकल फ्लावर की अगर बात करें तो ये कौन सा पार्ट होगा? ये होगा कैलिक्स, ये होगा कैलिक्स, ये होगा कोरोला, कोरोला, ये होगा एंड्रोसियम और ये होगा गाइनोसियम। हो गया ये। इसको बोलते हैं थलमस, थलमस। अगर हम लोग कंप्लीट फ्लावर की अगर बात करें कि ये फ्लावर जो होता है दैट इज द मॉडिफाइड सूट पार्ट होता है। क्या होता है? अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है? मॉडिफाइड सूट कहते हैं इसे। अब कहते हैं कि सूट में तो स्टीम लिप सब आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्यों कहा जाता है इसे। तो कहते हैं कि ये जो थलमस है ये स्टीम का मॉडिफिकेशन होता है। किसका मॉडिफिकेशन है? ये थलमस स्टीम का है। जबकि ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम जो है वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। तो यहाँ स्टीम भी आ गया फ्लावर बनाने में और लीफ भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं? उसे मॉडिफाइड सूट कहते हैं। यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कंप्लीट जो है लीफ और स्टीम अपनी आइडेंटिटी कंप्लीट लॉस कर देता है फ्लावर्स बनाने में। जबकि यही जिम्नोस्पर्म में 100% लॉस होने नहीं लॉस करता है, यानी पूरी तरह से अपनी जो आइडेंटिटी है स्टीम और लीफ होने का वो आइडेंटिटी नहीं लॉस होने की वजह से क्या होता है? वो फ्लावर्स की तरह नहीं दिखता है। इसलिए हम लोग वहाँ पे फ्लावर टर्म यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें फ्लावर लगभग नहीं दिख पाता है, क्योंकि आइडेंटिटी वो सेव करके रखता है अपना ही। तो ये था, क्या बोलेंगे इसे? फ्लावर को मॉडिफाइड सूट कहेंगे ये। अब यहाँ पे हम लोग फ्लावर सब पढ़ते हैं तो पिछले ही चैप्टर में ये भी पढ़े थे कि इसमें से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होल की बात करते हैं। तो यूजुअली फ्लावर कंटेन 4 होल। कितने होल कंटेन करते हैं? 4 होल्स कंटेन करते हैं। अब होल किसको कहते हैं? जैसे ये फ्लावर देखे होंगे, अगर ये कैलिक्स होगा तो पूरे राउंड में होगा, सर्कल में होगा, तो एक होल उसी को कहेंगे। फिर जो इसको हम लोग यहाँ पे कोरोला कह रहे हैं, इसके यूनिट को भी लिख देते हैं यहाँ पे। इसको यूनिट को पेटल कहते हैं और इसके यूनिट को सेपल कहते हैं। तो ये जो पेटल जो कि ब्राइटफुल कलरफुल होता है वो भी एक क्या होता है? राउंड में होता है, इसलिए उसको एक होल वहाँ भी बोलते हैं। ये भी होगा तो उसी ढंग से होगा, इसलिए सबको होल कहते हैं। तो 4 होल कौन सा हुआ? तो एक कैलिक्स का होल होगा, एक कोरोला का होल होगा, एंड्रोसियम और गाइनोसियम का होल होगा। तो यूजुअली एक फ्लावर में कितने होल होते हैं? 4 होल होते हैं। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि 4 सभी फ्लावर में होगा, तो ये गलत भी हो सकता है। यूजुअली लिख रहे हैं ये कितने होते हैं? ये 4 होल हो सकते हैं। अब यहाँ पे इस 4 होल में कौन सा एसेंशियल कहलाता है? अब कहते हैं एसेंशियल क्यों कहते हैं? कि जो
होल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेंशियल होल कहेंगे। तो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले होल कौन कौन आएंगे यहाँ पे, तो ये आएगा गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारा एसेंशियल होल। अब जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन एसेंशियल कहेंगे। तो यहाँ पे नॉन एसेंशियल भी बन रहा है। तो नॉन एसेंशियल होल में कौन आएगा, तो अब तो क्लियर है यहाँ पे कि कैलिक्स एंड क्रोला ये पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कैलिक्स एंड क्रोला। तो इस तरह से ये फ्लावर में क्या हो गया, ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट्स हो गए यहाँ पे ये। तो कैलिक्स और क्रोला नॉन एसेंशियल, जबकि गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम एसेंशियल पार्ट्स हो गई। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात किया यहाँ पर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इसलिए हम लोग लिए क्योंकि हम लोग को इसी में से जो एसेंशियल पार्ट है उसी का डिटेल स्टडी करना है, जैसे एंडोसियम एंड गाइनोसियम का। तो सबसे पहले हम लोग एंडोसियम, जिसको हम लोग यहाँ पे स्टामिन कहते हैं और यहाँ पे पिस्टिल या कार्पेल की बात करते हैं अभी। तो अब हम लोग सबसे पहले स्टामिन की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट होता है वो होता है कौन, स्टामिन। कौन होता है वो, स्टामिन। तो हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा स्टामिन की बात करते हैं। अब इस स्टामिन में इसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। क्या बोलेंगे, इसे फिलामेंट कहेंगे। और ये कहलाता है कौन सा पार्ट, ये पार्ट एंथर। क्या बोलते हैं इसे, एंथर। अब ये हम लोग देख रहे हैं कि एंथर जो है वो लग रहा है कि ये दो लोब में बटा हुआ है। तो एक्चुअल में ये दो लोब ही है और ये दोनों लोब, ये बीच वाले लाइन जो कि ये क्या है, इनको जोड़ने वाली लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कनेक्टिव। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, कनेक्टिव कहते हैं। तो ये एक एंथर है जो कि मेल पार्ट, जिसको हम लोग स्टामिन कह रहे हैं यहाँ पे। हो रहा है क्लियर ये। तो ये दो लोब है इसलिए इसको हम लोग बाई लोब्ड एंथर भी कह सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं, बाई लोब एंथर भी कह सकते हैं। हो रहा है क्लियर ये। या इसी को दो लोब होने के वजह से इसे डाइथिकस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डाइथिकस एंथर भी कहा जाता है इसे ये। अब हम लोग अगर बात करें तो इसी एंथर के अंदर, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट है। ये कैसा पार्ट है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट है ये। तो अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैसे कहा जा रहा है यहाँ पे। ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये एंथर है, यही जो मेनली है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट, वो यही दिखेगा आपको। तो देखते हैं थोड़ा, तो क्या होता है इसी एंथर के अंदर, जो हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को हम लोग गैमेट नहीं कहेंगे, हम लोग एज ए ट्रीट बोलचाल की भाषा में यूज कर लेते हैं कि जैसे मेल गैमेट है उसको पॉलन ग्रेन कह देते हैं, लेकिन अलग थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है, इसी एंथर के अंदर बनता है। हो रहा है क्लियर। अब कहते हैं कि इस एंथर के अंदर कहाँ बनेगा, तो एक्चुअल में अगर हम लोग इसे देखें तो ये जो बाई लोब्ड या डाइथिकस जो हुआ, तो एक यंग एंथर की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, ये चार अलग अलग स्पोरेंजियम पाया जाता है इसके अंदर। हम लोग अभी देखेंगे ये कैसे डेवलप होता है। तो क्या पाया जाता है, ये चार वो क्या होगा, इस एंथर के कॉर्नर पे यहाँ पे क्या होगा, ये चार स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा। और इसी स्पोरेंजियम में क्या होंगे, जो टिश्यूज होंगे वो क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पॉलन ग्रेन को। क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पॉलन ग्रेन को। अब ये चार स्पोरेंजिया क्या होता है, ये डाइथिकस एंथर के अंदर चार है, इसलिए इस डाइथिकस एंथर को हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट भी नाम दे सकते हैं। टेट्रा मतलब चार। तो ये चार स्पोरेंजियम यहाँ पे जो दिख रहा है ये, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट। चार स्पोरेंजिया, इसी स्पोरेंजिया के अंदर जो टिश्यूज होंगे वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलन ग्रेन के लिए होगा। हो रहा है क्लियर ये। तो ये था एंथर का स्ट्रक्चर। यहाँ पे डाइथिकस एंथर होते हैं, मोर कॉमन है ये।
तो अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग ये कि कैसे ये डेवलप होता है, इसके अंदर ये एंथर कैसे डेवलप हो रहा है। तो आगे की जो बात करेंगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एंथर की बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एंथर की अगर हम लोग बात करें तो एंथर कैसे डेवलप होता है। तो अगर हम लोग यंग एंथर की बात करें, यंग एंथर की बात करें तो इसके अंदर में क्या होता है, एक आर्चियोस्पोरियम, क्या बोलते हैं उसे, आर्चियोस्पोरियम सेल्स प्रेजेंट होता है। आर्चियोस्पोरियम सेल्स है यहाँ पे। अब ये आर्चियोस्पोरियम सेल जो है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन शो करता है। कैसा डिवीजन शो करता है, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन शो करता है। ये आर्चियोस्पोरियम सेल हो रहा है क्लियर। ये अब ये डिवीजन शो करके यहाँ पे दो तरह का सेल बनाता है। एक तो बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरा बनाता है प्राइमरी स्पोरेंजियम टिश्यूज, प्राइमरी स्पोरेंजियम टिश्यू, ये दो तरह का। अब इसको शॉर्ट में हम लोग PPC कहते हैं और इसे PST कहते हैं। तो ये दो तरह का क्या हुआ यहाँ पे सेल का फॉर्मेशन किया, कौन, आर्चियोस्पोरियम। हो रहा है क्लियर ये। अब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल जो हुआ, हो रहा है क्लियर, ये प्राइमरी पेराइटल सेल ये दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंथर, डिफरेंट लेयर ऑफ एंथर वॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब ये क्या होगा, ये डिवाइड करके क्या बनाएगा, तो जो 3 to 5 लेयर हम लोग बोलते हैं, ऐसे 4 लेयर होता है, तो 3 to 5 लेयर एंथर वॉल का फॉर्मेशन करेगा। जबकि ये जो प्राइमरी स्पोरेंजियम टिश्यू है ये बनाएगा क्या, स्पोर, माइक्रोस्पोर मेगा सेल जिसे बोलते हैं हम लोग, यही रिस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये डिवाइड करके क्या बनाएगा, तो माइक्रो स्पोर, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रो SMC शॉर्ट में भी कहा जाता है इसे, क्या बोलते हैं इसे, माइक्रो SMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहाँ पे ये पता चला कि एंथर के अंदर क्या होता है, कैसा डेवलपमेंट हुआ एंथर का, ये पूरे स्ट्रक्चर का। तो आर्चियोस्पोरियम सेल्स होता है जो पेरिक्लाइनल डिवीजन करके यहाँ पे दो तरह की सेल बनाया, प्राइमरी पेराइटल और प्राइमरी स्पोरेंजियम टिश्यू। ये डिवाइड करके क्या बनाया, तो लेयर का फॉर्मेशन किया यहाँ पे। और दूसरा ये जो हमें क्या देने वाला है, इसी से हमें मिलेगा पॉलन ग्रेन। यही मदर सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करके हमें क्या प्रोड्यूस करने वाला है, पॉलन ग्रेन बनाने वाला है। तो पॉलन ग्रेन बनाने वाला जो टिश्यूज है वो क्या है, प्राइमरी स्पोरेंजियम टिश्यूज। तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है किसका, एंथर का। हो रहा है क्लियर ये। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक फिगर बनाएंगे हम लोग यहाँ पे एंथर का, और देखेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ पे ये स्पोरेंजिया बनता है, कैसा होता है। तो देखें इसे हम लोग यहाँ, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात कर रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ये अभी से हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे। ये स्ट्रक्चर एंथर का है जो ट्रांसवर्स सेक्शन को कटिंग करके यहाँ पे दिखाया गया है टीएस को। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक ही साथ दो फिगर दिखाने की कोशिश किए हैं। एक है मैच्योर्ड कंडीशन और दूसरा है इमैच्योर्ड कंडीशन। एंथर जब इमैच्योर्ड होता है तो वो कैसा दिखेगा, कैसा पार्ट होगा, उसके अंदर में कौन कौन से पार्ट होंगे, और जब मैच्योर्ड हो जाता है तो क्या होता है उसके अंदर। तो देखें हम लोग सबसे पहले इधर इमैच्योर्ड वाली पार्ट को बात करें यहाँ पे। तो इमैच्योर्ड पार्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये दो कंपार्टमेंट दिख रहा है बना हुआ।
जो कि यहाँ पे कुछ टिश्यू इस कंपार्टमेंट को सेपरेट करके रखे हैं। इस टिश्यूज को हम लोग स्टेराइल टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्टेराइल टिश्यू। जो यहाँ पे दो कंपार्टमेंट यानी इमेच्योर्ड कंडीशन में, जो हम लोग इस रंग से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करें, तो ये जो हमारा एंथर था ऐसे, जिसको हम लोग बाइलोब या डाइथिकस एंथर कह रहे थे दो लोब होने की वजह से, तो ये इमेच्योर्ड कंडीशन में इस लोब में ऐसे स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट होगा और इसे दो कंपार्टमेंट में बांट कर रखेगा। तो ये भी तो इमेच्योर्ड कंडीशन में ये भी बटा होगा, तो ये 4 कंपार्टमेंट हो गए। और इसी कंपार्टमेंट में क्या होता है, अभी हम लोग बात कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ एंथर में, जो कि कैसे डेवलप होता है। तो हम लोग अभी बात किए कि इसके अंदर क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, स्पोरोजिनस आर्चियोस्पोरियम सेल्स होते हैं, जो कि एक्चुअल में मेरिस्मेटिक सेल से ही डिवाइड करके वो बनता है। मेरिस्मेटिक सेल ही से प्रोड्यूस करता है आर्चियोस्पोरियम को। वो डिवाइड करके 2 तरह की सेल बनाया यहाँ पे, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। प्राइमरी जो पीपीसी सेल जो था, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल रहे थे प्राइमरी पेराइटल सेल, वो क्या करता है, एंथर के वाल को डेवलप करता है। जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू था, वो क्या बनाता है यहाँ पे, स्पोरोजिनस टिश्यू, जो आगे चल के हमें माइक्रोस्पोर मदर सेल देगा और उसी से आगे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो अब पता चल रहा है ये कि ये जो एंथर है, डाइथिकस एंथर या बाइलोब, तो ये दोनों ही लोब इमेच्योर्ड कंडीशन में क्या होता है, ये 2 कंपार्टमेंट में बटा होता है। इसको कंपार्टमेंट में बांटने वाला स्टेराइल टिश्यू होते हैं, और इसी कंपार्टमेंट के अंदर यानी इसके अंदर एक स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, दूसरे इसके अंदर होता है। तो इधर भी सिमिलरली इधर भी फॉर्मेशन होगा। तो अब क्या बोलेंगे कि एक डाइथिकस एंथर के अंदर एक्चुअल में कितने स्पोरेंजियम बनेगा, डेवलप होगा, तो कहेंगे कि प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक स्पोरेंजियम डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से इस डाइथिकस एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजियट्स, क्योंकि डाइथिकस मतलब 2 लोब, और 2 लोब होगा तो एक लोब में कितने स्पोरेंजिया बनेंगे, 2 बनेंगे, दूसरे लोब में भी 2, तो टेट्रा स्पोरेंजियट मतलब 4 स्पोरेंजियम। अगर ये मोनोथिकस होता तो कितना बनता, 2 ही बनता। हो रहा है क्लियर ये? तो ये हम लोग समझ गए कितना इमेच्योर्ड कंडीशन में होगा। हमने सिर्फ हाफ का फिगर दिखाया है, इस हाफ का, और दूसरे तरफ हाफ को मैच्योर्ड कर दिया है यहाँ पे। तो सिमिलर जैसा ये हाफ होगा वैसे ही सिमिलर ये हाफ भी होगा, तो इसलिए हम लोग एक हाफ को दिखाने की कोशिश किए यहाँ पे ये। तो हम लोग देखेंगे ये एक कंप्लीट इमेच्योर्ड क्या है, एंथर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये इसमें कितने लेयर होते हैं, तभी हम लोग बोले थे पीपीसी सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, जो एंथर वाल का फॉर्मेशन कर रहा था, जिसमें हम लोग 3 to 5 लेयर लिखे थे। तो आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से लेयर्स का फॉर्मेशन किया यहाँ पे ये। तो सबसे पहला लेयर एपिडर्मिस दिख रहा है, जो सबसे आउटर मोस्ट में है। क्या है वो आउटर मोस्ट में, कौन सा लेयर, एपिडर्मिस। उसके बाद एपिडर्मिस की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक एक करके बात करते चलते हैं। यहाँ पे एपिडर्मिस जो होगा वो सिंगल से लेयर थिकनेस होगा, और ये सबसे आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर का है ये लेयर, इसलिए इसका फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन का होगा। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में यहाँ पे क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, जो सिंगल सेल लेयर थिक होता है यहाँ पे ये। इसके बाद इसके जस्ट अंदर जाए तो क्या मिलेगा, हम लोग दूसरा लेयर मिलेगा जिसका नाम है इंडोथीसियम। इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 2 से क्या होगा, 1 to 2 लेयर्स थिकनेस, कितना बोलेंगे, 1 to 2 लेयर सेल का लेयर होगा ये यहाँ पे इंडोथीसियम का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, एक फाइब्रस टिश्यूज का फाइब्रस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और उस फाइब्रस टिश्यूज में क्या होते हैं, अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट होता है, इसलिए ये लेयर थोड़ा थिक हो जाता है। क्या हो जाता है, ये थिक हो जाता है। यानी क्या डेवलपमेंट करता है, फाइबर का डेवलपमेंट करता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा सेलुलोज, जिसको 11th क्लास में हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स जो चैप्टर था एक तरह से उसमें वहाँ पे पढ़ते हैं ये। तो इंडोथीसियम क्या डेवलप करता है, एक फाइबर का, उस फाइबर में क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा सेलुलोज, जिसके वजह से ये लेयर थोड़ा थिक हो जाता है। लेकिन ये थिकनेस क्या होता है, थ्रू आउट पोर्शन में देखने को मिलता है, एक्सेप्ट कौन सा पार्ट, स्टोमियम। एक्सटोमियम एक ऐसा पोर्शन है यहाँ पे एंथर वाल के अंदर जहाँ पे ये जो इंडोथीसियम है वो पतला होता है। यानी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जैसे फाइबर जो जनरेट हो रहे थे, डेवलपमेंट हो रहा था, वो कम होता है, जिसकी वजह से ये लेयर क्या होता है, पतला हो जाता है। इस रीजन को हम लोग स्टोमियम कहते हैं। अब ये स्टोमियम को माना जाता है क्या कि इसी के अबाउट लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डेहिसेंस। अब कहेंगे ये लाइन ऑफ डेहिसेंस क्या है, तो लाइन ऑफ डेहिसेंस क्योंकि यही पोर्शन है एंथर वाल का जो टूटने वाला है मैच्योरिटी गेन करने पे, क्योंकि ये वीक हो गया। क्या हो गया, पतला होने की वजह से वीक हो गया। तो डेहिसेंस मतलब होता है टूटना, ब्रेक करना।
तो इस यहाँ से जो ब्रेक करेगा, इसलिए इस रीजन को हम लोग क्या लाइन करके रखते हैं यहाँ पे कि यही रीजन है इस पूरे एंथर वाल में जो टूट सकता है, जो कमजोर रीजन है, क्योंकि यह वाल थिन हो गया, थिक के बजाय थिन है। तो इस रीजन को स्टोमियम कहते हैं। इसी को स्टोमियम को क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइन ऑफ डेहिसेंस है, यानी ये रीजन ऐसा है कि मैच्योरिटी गेन करने पे टूटने वाला है यहाँ से। इसके बाद तीसरे लेयर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो ब्लू लाइन जो दिख रहा है ये जस्ट थर्ड लेयर है, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं इसे, ये मिडिल लेयर नाम भी है, बीच में है ये, इसलिए इसको मिडिल लेयर कहते हैं। इसकी थिकनेस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये क्या करेगा, थिकनेस की अगर बात करें तो ये कितने सेल का होगा, तो ये 2 से 3 सेल लेयर का होता है ये। और इसका फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एक न्यूट्रिटिव लेयर का काम करता है यहाँ पे। न्यूट्रिशन किसे देता है, तो यहाँ पे जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर जो है उसे ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है। न्यूट्रिशन में क्या, तो ये जनरली स्टार्च को स्टोर करता है, इसलिए स्टार्च के रूप में ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को ये। तो ये थर्ड लेयर है कौन, मिडिल लेयर। इसके बाद जो फोर्थ लेयर आएगा इसमें वो है कौन, टपेटम। टपेटम जो है सबसे इनरमोस्ट लेयर है। क्या है ये, इनरमोस्ट। ये जो ब्लू लाइन से, इसमें ब्लैक लाइन से दिखाया हुआ है, तो ये जो डार्क करके रिप्रेजेंट किए हैं ये क्या है, टपेटम है, जो सराउंड करता है किसे, यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यूज को। अभी अब हम लोग बात किए थे स्पोरोजिनस टिश्यू क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि अभी पीएसटी सेल डिवाइड करके स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे ये, यानी स्पोर मदर सेल है इसके अंदर में। और ये स्पोर मदर सेल कि अगर हम लोग बात करें जो डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजिएट होता है। कैसा होता है ये, यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट यहाँ पे। तो ये जो लेयर है जिसको डार्क करके हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, टपेटम। हो रहा है क्लियर, ये जो इनर मोस्ट लेयर होगा। तो इस तरह से हम लोग, हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ एंथर में हम लोग देखें कि 2 तरह का सेल था हमारे पास, एक पीपीसी और एक पीएसटी। पीपीसी क्या बनाया, इस एंथर के वाल का डेवलपमेंट करता है, उसी से डिवाइड करके ये वाल बनते हैं। तो कितने लेयर हो गए अगर हम लोग वाल की बात करें, तो फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड इंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर और फोर्थ टपेटम। तो यहाँ पे अगर हम लोग से पूछा जाए कि एंथर में कितने लेयर है वाल में, तो बोलेंगे 4 लेयर है। कौन कौन सा, आउटर मोस्ट में एपिडर्मिस, उसके अंदर में इंडोथीसियम, उसके अंदर में मिडिल लेयर और सबसे इनर मोस्ट वो कौन होगा, टपेटम होगा। हाँ, हम लोग एंजियोस्पर्मिक ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग डाला गया था फ्लावरिंग प्लांट की बात में। क्या क्या, हाँ, बहुत तरह के प्लांट आते हैं। तो हम लोग ये स्टडी जो किया गया, मोस्ट ऑफ प्लांट में यही स्ट्रक्चर होता है, समझ गए। अभी हम लोग बात किए थे कैप्सेला का, तो कैप्सेला एंजियोस्पर्मिक प्लांट में था, उसी के ऊपर स्टडी करके ये सब फाइंड आउट किया गया। हो रहा है क्लियर, ये तो टपेटम हुआ। तो ये एक इमैच्योर्ड कंडीशन की हम लोग बात किए थे यहाँ पे। ये कंडक्टिंग स्टैंड होगा जिससे इसको सप्लाई होगा फूड और वाटर की सप्लाई, इसलिए ये पार्ट होता है कंडक्टिव पार्ट, जो फिलामेंट से अटैच होगा। किससे अटैच होगा ये पार्ट, फिलामेंट से अटैच होगा, इसी पोर्शन से, जो इसको न्यूट्रिशन वगैरह और भी जो रिक्वायरमेंट है, मिनरल वाटर फूड, ये वो सप्लाई करेगा यहाँ से। इसके बाद यहाँ की बात करेंगे हम लोग इस पोर्शन की, जो मैच्योर्ड कंडीशन की बात की है यहाँ पे। तो देखिए मैच्योर्ड और इमैच्योर्ड में ऐसे डिफरेंस दिख रहा है स्ट्रक्चर का ही, कुछ यहाँ पे कुछ इस रंग के स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कुछ अलग टाइप का दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे थोड़ा, तो स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं कंपार्टमेंट नहीं दिख रहा है इसमें। क्या नहीं दिख रहा है यहाँ, कंपार्टमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो कंपार्टमेंट नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्लियर ये हो रहा है कि मैच्योर्ड कंडीशन में ही कंपार्टमेंट होता है, इमैच्योर्ड कंडीशन में ही कंपार्टमेंट होता है, मैच्योर्ड में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ फिगर में दिख भी नहीं रहा है। तो अब होता क्या है यहाँ पे कि ये स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, इसमें हम लोग कोशिश किए दिखाने का, ये है माइक्रोस्पोर। क्या दिखा है ये, माइक्रोस्पोर। और ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये स्ट्रक्चर का क्या नाम है जो इससे डिफरेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं इसे, ये स्पोर टेट्राड। हो रहा है क्लियर। तो स्पोर टेट्राड ये स्ट्रक्चर है और इसमें एक माइक्रोस्पोर हमने दिखाने की कोशिश किया। यानी ये कहाँ से बना, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ जो अभी पीएसटी सेल जो बनाया डिवाइड करके, क्या माइक्रो एसएमसी जो फॉर्मेशन किया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी मदर सेल यानी स्पोरोजिनस टिश्यू में जो मदर सेल है, यहाँ से ये डिवाइड करेगा, कौन सा डिवीजन लेगा, मियोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन करके ये बनाता है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन। तो स्पोर टेट्राड किससे बनता है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें तो माइक्रो एसएमसी लिखे, यहाँ पे एसएमसी लिख सकते हैं शॉर्ट में, इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो भी बनाया गया था।
अब ये सेल कौन सा डिवीजन करेगा, मियोसिस। कौन सा डिवीजन, मियोसिस। अब इस मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, ऑलरेडी ये पढ़े थे 11th में ऐसा, रिडक्शनल डिवीजन। अगर ये 2n है तो रिडक्शनल डिवीजन लेने के बाद n हो जाता है, इसलिए स्पोर टेट्राड कैसा होगा, n होगा। अब टेट्राड क्यों नाम दे रहे हैं, यहाँ माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं, यहाँ स्पोर टेट्राड कर रहे हैं, क्योंकि ये एक साथ, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि जो मियोसिस डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन होता है उसमें एक सेल 4 सेल में डिवाइड करता है, और वो चारों सेल अभी एक दूसरे के साथ जुटा हुआ है और एक ही साथ दिखता है, वो चारों सेल जुटा हुआ है, इसलिए उसका नाम देते हैं स्पोर टेट्राड। जो फर्दर वो चारों सेल सेपरेट होकर, जब वो सेपरेट हो जाएगा चारों एक दूसरे से, तब उसका नाम हम लोग माइक्रोस्पोर देते हैं। इसलिए स्पोर टेट्राड भी n होगा और ये भी n होगा। ये सिर्फ 4 एक साथ जुटे हुए इसलिए इसको स्पोर टेट्राड बोल रहे हैं, वो चारों सेपरेट हो जाते हैं तो इसे माइक्रोस्पोर कहते हैं हम लोग। यहाँ पे ये हो रहा है क्लियर। ये तो ये था यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इमेच्योर्ड और मैच्योर्ड कंडीशन में। तो ये पता चला कि ये स्ट्रक्चर इसी से बनता है। ये यहाँ का जो स्पोरोजिनस टिश्यू हुआ, यानी उसमें स्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो मदर सेल मियोसिस डिवीजन करके क्या बनाता है, स्पोर टेट्राड, और फिर ये फाइनली सेपरेट होकर माइक्रोस्पोर। इसी माइक्रोस्पोर को हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। हो रहा है क्लियर, क्या बोलेंगे इसे, इसी माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन कहेंगे। तो हो रहा है क्लियर, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर एक ही हुआ यहाँ पे, ये जो n हो गया यहाँ पे, कैसा हो गया, n। अब ये पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, n है। हो रहा है क्लियर ये। अब ये इसी के अंदर क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो गैमेटोजेनेसिस एक अलग सा होगा टॉपिक वो। तो हो रहा है स्पष्ट ये। अब इसे हम लोग मिटाते हैं थोड़ा, इसके बाद इरेज करने के बाद दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो एंथर वाल में कौन कौन सा लेयर देखने को मिला हम लोगों को, तो एक मिला एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, और तीसरा मिडिल लेयर, और चौथा टपेटम। अगर इसमें आउटर और इनर की बात करें हम लोग, तो ये आउटर हो गया और ये इनर हो गया, इनर मोस्ट। तो ये आउटर से इनर की तरफ जाते हैं, ये सबसे बाहरी लेयर और ये सबसे अंदर का लेयर हुआ टपेटम। अभी हम लोग बात किए इसके बारे में, एपिडर्मिस के बारे में। ये सबसे बाहर होने के वजह से एज ए फंक्शन के रूप में प्रोटेक्शन का काम करेगा, इसलिए प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। अब ये कितने लेयर में होते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं, ये देखिए सिंगल ही दिख रहा है, ये यही था ये एपिडर्मिस, इसलिए सिंगल सेल लेयर होता है। दूसरा कौन है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की बात करें तो ये भी प्रोटेक्टिव लेयर का ही काम करता है, प्रोटेक्शन का ही काम करता है, लेकिन ये 1 से 2 लेयर का हो सकता है। इसकी थिकनेस क्या हो सकता है, 1 to 2 लेयर सेल का होगा। ये एंडोथीसियम क्या डेवलप करता है, फाइब्रस, और उस फाइब्रस में अल्फा सेलुलोज होते हैं, इसलिए इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ पोर्शन में थिक होता है। एंडोथीसियम क्या होगा, मोस्ट ऑफ पोर्शन में थिक होगा, एक्सेप्ट बोलते हैं कहाँ, ये स्टोमियम पोजीशन को। स्टोमियम पोजीशन में ये थीन होता है, और थीन होने के वजह से ही क्या आता है, इसके लॉन्ग क्या बोलते हैं हम लोग कि लाइन ऑफ डेसेंस प्रेजेंट है, यानी ये मैच्योरिटी गेन करने पे एंथर वाल यहीं से टूटने वाला है। और तीसरा लेयर है वो है मिडिल लेयर की बात करते हैं हम लोग। मिडिल लेयर क्या होगा, ये 2 to 3 सेल लेयर थिक होगा ये, और ये एक प्रोटेक्टिव के साथ, प्रोटेक्शन तो सभी का फंक्शन होगा, जो भी प्रेजेंट है वो प्रोटेक्शन का करेगा, लेकिन यहाँ पे इसका मेन फंक्शन जो है वो है क्या, तो ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, क्योंकि ये स्टार्च को स्टोर करता है जो न्यूट्रिटिव के रूप में। और ये क्या करेगा, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, जो यहाँ माइक्रोस्पोर डेवलप कर रहे होंगे, यानी पॉलन ग्रेन जो बनने का प्रोसेस चल रहा होगा, उसमें जो न्यूट्रिशन लग रहा होगा वो सप्लाई करेगा ये। इसके साथ साथ टपेटम हो गया नेक्स्ट लेयर, जो सबसे इनर मोस्ट होता है। अब टपेटम की बात करें, हम लोग को डिटेल जो पढ़ना है टपेटम के बारे में थोड़ा। टपेटम सबसे इनर मोस्ट लेयर है और मेन न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिटिव लेयर ये भी है और ये भी है। तो क्वेश्चन होता है कि न्यूट्रिशन देने का काम एक्चुअल में कौन करता है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, लेकिन ये अर्ली डिजनरेट कर जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से माइक्रोस्पोर को डेवलप करके ही छोड़ता है लास्ट तक एकदम सही है। इसलिए मेन न्यूट्रिटिव लेयर कौन कहलाता है, टपेटम।
हो रहा है जो सबसे इनरमोस्ट जो किसको सराउंड कर रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू को चारों तरफ से घेरे रखता है ये, और इसे न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो अब हम लोग टेपेटम के बारे में थोड़ा डिटेल थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पे क्या है टेपेटम?